शहर बढ़ रहे हैं, चारों तरफ निर्माण हो रहा है, लेकिन इन बड़ी बड़ी इमारतों के साथ और भी कुछ बढ़ रहा है, उत्सर्जन। इमारतों का निर्माण धरती के लिए भयानक है। इस उद्योग से करीब 40% CO2 उत्सर्जन होता है। इस लिहाज से शहरीकरण खतरे की घंटी है। दुनिया की सबसे बड़ी प्लस एनर्जी अपार्टमेंट इमारतों में से एक जर्मनी में है। हम फ्रैंकफर्ट आए हैं, जहां दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट इमारत है। ये इमारत अपनी जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है, इसीलिए तो इसे नाम मिला है एनर्जी प्लस। तो चलिए इमारत के अंदर जाकर देखते हैं इसमें खास क्या है। डेविड और यूलियाना यहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी एक बेटी है लोला और 1 साल का बेटा मीरो। ये लोग एक बहुत ही सुंदर से लेकिन फिर भी सामान्य से दिखने वाले फ्लैट में रहते हैं। डेविड मुझे अपने फ्लैट का टूर देते हैं। और असल में यही है घर का ऊर्जा केंद्र। हर फ्लैट के पास ये आईपैड है जो बताता है कि इमारत अपने सोलर पैनल्स की मदद से कितनी ऊर्जा पैदा कर रही है। ऊर्जा की खपत भी पता चल जाती है और आपके बजट का भी हिसाब किताब मिल जाता है। गर्म पानी भी मिलता है। हमारा बजट जरा ऊपर चला जाता है क्योंकि बच्चे नहाना पसंद करते हैं। नहाने में मजा आता है। इस पूरे सिस्टम के बारे में सबसे अजीब बात रैंकिंग्स की है। इस इमारत की 74 यूनिटों को ऊर्जा और गर्म पानी की खपत के हिसाब से रेटिंग दी जाती है। और पड़ोसियों का हिसाब किताब कहाँ दिखता है? ये नहीं देख सकते। अच्छा ही है। मुझे लगता है ये सब थोड़ा अटपटा सा तो है। इससे थोड़ी प्रतिस्पर्धी भावना होगी जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदलाव के लिए प्रतिस्पर्धा की जरूरत भी तो है ना। खैर, बड़ा सवाल ये है कि क्या आईपैड कारगर है? इस अपार्टमेंट में आने के बाद मैं इसे हर रोज या हर हफ्ते चेक करता था और लगता था कि हम तो औसत से ऊपर हैं। तो एक लिहाज से इसने आदतें बदलने को प्रेरित किया। और ग्रीन लाइफस्टाइल महंगा तो होता ही है, लेकिन हम फ्रैंकफर्ट में हैं जहां औसत वेतन 60,000 यूरो प्रति वर्ष है। और इमारत के ग्रीन होने का मतलब ये नहीं कि उसके निवासी भी उतने ही सजग होंगे। मेरा मतलब सामान्य लोग ही तो यहाँ रहते हैं। पार्किंग में मर्सिडीज जी क्लास खड़ी है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ फ्रैंकफर्ट वाली जिंदगी बसर करते हैं। मैं नहीं जानती कि कोई फ्राइडे फॉर फ्यूचर एक्टिविस्ट या पर्यावरणवादी यहाँ रहता हो। तो अब हम चलते हैं उस व्यक्ति से मिलने जो इस आईपैड के पीछे है। फ्रैंक युंकर फ्रैंकफर्ट के सिटी हाउसिंग मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं। और वो रहते हैं बेसमेंट में। नहीं, मजाक कर रही हूँ। इमारत को एक पैसिव हाउस की तरह डिजाइन किया गया था। मतलब वो एयर टाइट है और उसमें रीजनरेटिव ऊर्जा इस्तेमाल होती है। यानी ये ऊर्जा सीवेज से भी मिलती है। हर शहर में विशाल सीवेज नहरें होती हैं। गंदा पानी ट्रीटमेंट प्लांटों में पहुंचता है जहां का तापमान 16 से 18 डिग्री होता है। ये प्लेटें गंदे पानी से ऊर्जा को निकाल लेती हैं। वही ऊर्जा हीट पंप को गर्म करने में काम आती है। ये है वो विशाल पंप। पूरी इमारत के लिए इसी पंप से ऊष्मा पैदा की जाती है। फ्रैंकफर्ट की इस इमारत की एक बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ बहुत सारा कंक्रीट लगा है और सब सामान नया है। ये है बर्लिन का सर्कल हाउस। ये इमारत सिर्फ अपसाइकल और जैविक सामग्रियों से तैयार की गई है। इसे कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। और इसका मतलब क्या होता है? जब हम सर्कुलर इमारत बनाते हैं तो उसके 2 खास पहलू होते हैं। ये हैं सिमोन ली, सर्कल प्रोजेक्ट के प्रमुख। एक तो है सेकेंडरी संसाधनों से यानी कचरे से निर्माण करना। ऐसा निर्माण कि इमारत की उम्र पूरी होने के बाद हर चीज वास्तव में निकाली जा सके, दोबारा इस्तेमाल की जा सके या खाद में डाली जा सके। इसका ढांचा ही एक पुरानी ब्रूअरी का लोडिंग हॉल हुआ करता था। हर चीज का अपना एक मूल्य है। डॉक्टर निर्मल कृष्णानी सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के जानकार भी। उस कंक्रीट को बनाने में बहुत सारा कार्बन इस्तेमाल हुआ, तो आप पाते हैं कि निर्माण करना भी अपनी तरह का एक एसेट है। हम पहुंचे कंस्ट्रक्शन साइट पर। यहाँ 8 फ्लैट बनेंगे और एक बड़ा सा कॉमन एरिया और किचन भी होगी। हम यहाँ 100% निर्माण लकड़ी से करते हैं। कोई भी चीज चिपकाई नहीं गई है, सब में पेंच लगे हैं।
आप उन्हें खोल भी सकते हैं। ये 100% जैविक है, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ मिट्टी है और लकड़ी है, बस। इंसुलेशन के लिए लकड़ी का बुरादा, कंप्रेस स्ट्रॉ, अपसाइकिल प्लाईवुड इस्तेमाल होते हैं। भांग के रेशों से बना कंक्रीट एक कुदरती विकल्प है। साथ ही रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बॉटल से बने दरवाजे भी हैं। और सीढ़ियों के नीचे है कोवर्किंग एरिया, जहां सिमोन और उनकी सहयोगी साशा ने दुनिया के शायद सबसे अनोखे मीटिंग रूम दिखाए। हमने लाइप्जिग में एक योनो ओनो प्रदर्शनी से माल लिया था। उन्हें कॉफिन की तरह जुटाया गया था, लेकिन हमने उन्हें अलग अलग किया और उनसे ये मीटिंग रूम बना डाले। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम में से कितनों को योको ओनो प्रदर्शनियों में जाने का मौका मिलता है? अपसाइकिल सामग्री की सोर्सिंग मुश्किल काम है, करने वाले भी कम है। ये बात आर्किटेक्ट से बेहतर भला कौन जानेगा। आपको इस काम में मदद के लिए एक पूरा उद्योग चाहिए। बड़े पैमाने पर ये करना होगा। इस विचार के आसपास एक इकोसिस्टम तैयार करने वाली बात है। बात सिर्फ एक पुरानी इमारत से कोई चीज निकालकर नई इमारत में लगा देने की नहीं है। तो क्या नई इमारत बनाने की जगह पुराने का ही ढांचा इस्तेमाल करना चाहिए? CO2 उत्सर्जन के लिहाज से हाँ। तो फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चुनौती भरा है, ये ज्यादा मुश्किल है। इमारत का आकलन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा। मैं उसमें क्या करूं, कैसे बेहतर बनाऊं, कौन से संसाधन उसमें लगे हैं, क्या उसका दोबारा इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं। कई लोग सोचते हैं कि नई इमारत बना लेने से सब कुछ उनके काबू में होगा, लेकिन हम बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं और सारे जोखिमों का भी हमें नहीं पता। डॉक्टर क्रिस्टीने लेमाइत्रे जर्मन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्रमुख हैं। उनका डेवलपर्स के साथ राब्ता रहता है। जहाँ भी इमारतें बन रही हैं, वहाँ एक सांस्कृतिक और जलवायु संदर्भ भी मौजूद है। इमारत को अपने आसपास से स्थानीय तौर पर जुड़ना होगा। अच्छे आर्किटेक्चर का संबंध पहुंच से भी है। अगर ग्रीन बिल्डिंग सिर्फ 1% लोगों के लिए होंगी तो सामाजिक परियोजना के रूप में वो नाकाम है। सर्कल हाउस का 40% लिविंग स्पेस सोशल हाउसिंग के लिए होगा और उसके अधिकांश निवासी क्वियर समुदाय के होंगे या अश्वेत महिलाएं होंगी। लेकिन ये आर्किटेक्चर को ग्रीन बनाने के जर्मनी के चुनिंदा तरीकों में से एक है, जो जाहिर है हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। बिल्डिंग इंडस्ट्री में सारी बीमारी का एक ही इलाज वाली रणनीति पूरी तरह से गलत है। कई साल से यही रणनीति चली आ रही है, जिसके चलते हम ये नतीजे भुगत रहे हैं। 2025 तक दुनिया के 2/3 महानगर एशिया में होंगे, जहां शहरीकरण की रफ्तार और हाउसिंग की जरूरत जर्मनी से कहीं ज्यादा होगी। 30-40 साल बाद इमारतें गिरा दी जा रही हैं या बदली जा रही हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रह जाती या वे आधुनिक नहीं होती हैं। वैसे यूरोप हो या एशिया, बेहतर इमारतें बनाना चुनौती बना रहेगा, क्योंकि पूंजी कभी एक जगह रहती नहीं है। निवेशक तुरंत लाभ चाहते हैं, लेकिन इमारत से कई और भी हिस्सेदार जुड़े होते हैं। एक अच्छी इमारत की कई परिभाषाएं हैं। आप इन तमाम अलग अलग नजरियों से कैसे निपटेंगे, कैसे सबको एक तरफ लेकर आएंगे? आज ये इंडस्ट्री में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यानी आर्किटेक्चर क्या है और किसके लिए है, इसे लेकर हमें अपनी पूरी सोच बदलनी होगी।